हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे यकीन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो आपको मालूम ही होगा डियर लर्नर्स कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोटिवेशन थ्योरीज और आप पहुंचे हैं पार्ट 2 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेटन्स एल्डरफर्स ERG थ्योरी और इसको हम ढेर सारी एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर आए उसी समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टॉपिक को अच्छे से समझिए और एक लाइक जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि एजुकेशन बढ़े और सबको अपना अपना सपना साकार करने का मौका मिले। तो ये जो थ्योरी है ये है कंटेंट थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये वो थ्योरी है जिसमें सारे का सारा एम्फसिस है इंसानी जरूरतों के ऊपर। इसके अंदर ये कहा गया है कि इंसान को मोटिवेट करती हैं उसकी जरूरतें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करना। चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें आपको 4 थ्योरीज के नाम दिख रहे हैं। आज हमने सेकंड डिस्कस करनी है, तो चलिए स्टार्ट करें। ERG थ्योरी को देने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम है क्लेटन एल्डरफर्ड, जो कि येल यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो हमने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पिछले वीडियो लेक्चर में सीखी थी उसी के ऊपर दोबारा से काम किया, उसी के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करी और उसको रिवाइज करने के बाद इस थ्योरी को दे दिया। इस थ्योरी में ये बोला गया कि इंसान की जो जरूरतें हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो इस थ्योरी को हम 3 फैक्टर मॉडल ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी का नाम ERG क्यों रखा गया। ERG नाम पड़ा क्योंकि E का मतलब है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस जो है वो सबसे कंक्रीट नीड है। कंक्रीट का मतलब सबसे ज्यादा ठोस, जिसके बिना इंसान जी ही नहीं सकता। R का मतलब है रिलेटेडनेस, ये एग्जिस्टेंस से कुछ कम कंक्रीट है। और G से है मतलब ग्रोथ, ये सबसे कम ठोस हैं क्योंकि ये अंदरूनी खुशी के साथ रिलेटेड होती हैं। अब हम इन नीड्स को काफी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली है एग्जिस्टेंस नीड्स। इसका मतलब है ये वो नीड्स हैं जिसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसके अंदर सारी की सारी साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी, सुरक्षा से रिलेटेड सारी नीड्स को स्टडी किया गया है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो कि मोटिवेशन थ्योरीज के ऊपर है उसको सुना है तो आपने मास्लो की थ्योरी बहुत ध्यान से सुनी होगी। तो उसके अंदर जो 2 लेवल थे पहले वाले, यानी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, उन दोनों को मिलाकर एल्डरफर्ड ने नाम दे दिया एग्जिस्टेंस नीड। एल्डरफर्ड ने बोला कि जो एग्जिस्टेंस नीड्स हैं उनको वेरीफाई करना सबसे ही आसान है। वेरीफाई का मतलब होता है प्रूफ करना या उसके बारे में ये जानना कि एम्प्लॉइज की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स का इस समय क्या स्टेटस है, इसका पता करना काफी आसान रहता है मैनेजर को। रिलेटेडनेस नीड्स के अंदर आ जाती हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि एक इंडिविजुअल के दूसरों के साथ किस तरह के रिश्ते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, अकेलापन उदासी देता है। इसलिए हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी फैमिली में लोग हों जो उसे प्यार करें, दोस्त हों, साथ करने जो काम कर रहे हैं लोग उनसे भी अच्छी बने, और जो एम्प्लॉयर्स यानी कि मालिक हैं उनके साथ भी ट्यूनिंग अच्छी हो। यानी कि R यानी रिलेटेडनेस के अंदर एल्डरफर्ड ने मास्लो की थ्योरी का जो 3rd और 4th लेवल था उसको जोड़ दिया और उसका नाम दे दिया रिलेटेडनेस नीड्स।
अगर हम बात करें एक कंपनी की, तो एक कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी रिलेटेड नीड को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले वो साथ में काम कर रहे लोगों के साथ बातचीत करेंगे। पीयर्स का मतलब होता है साथ में काम करने वाले लोग। रिकॉग्निशन, वो चाहेंगे कि लोग उन्हें जाने, उनसे बातचीत करें। उसके बाद प्रेज, उनकी तारीफ हो, और अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें अवार्ड दिया जाए। रिवॉर्ड्स मिले, यानी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो, बोनस मिले। अगर कोई अपना टारगेट अचीव कर देता है तो इस चीज के लिए कंपनी उसको शाबाशी जरूर दे। साथ ही साथ जो कंपनी के अंदर इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव हो, हर लेवल के लोग एक दूसरे लेवल के साथ अच्छे से बिहेव करें, डिपार्टमेंट के लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें। अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो एम्प्लॉय की रिलेटेडनेस नीड्स जो हैं वो पूरी हो जाएंगी और वो अगले लेवल की नीड्स की ओर चल पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है तीसरा कंपोनेंट, जो कि है ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स का मतलब होता है कि हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि वो क्रिएटिव हो, प्रोडक्टिव हो, साथ के साथ वो कुछ ऐसे काम करे जो काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो। जब इंसान अपने अंदर से खुशी चाहता है, यानी कि ये मास्लो की थ्योरी का 5th लेवल है, जिसको नाम दिया गया है ग्रोथ नीड्स। हम ग्रोथ नीड्स को एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है मिसेस मीता के बारे में। वो एक बहुत अच्छी मदर हैं, अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती हैं, लेकिन उनके मन के अंदर इच्छा है कि जो उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है वो उसका भी कुछ लाभ लें, वो एक अच्छी सी कंपनी में एक अच्छे से लेवल के ऊपर काम करें। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, वो एक अच्छी मदर हैं, लेकिन उनके मन के अंदर क्या इच्छा है? ग्रोथ की। ये उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को, अपनी काबिलियत को बाहर लाना चाहती हैं। तो डियर लर्नर्स, अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ रही है तो एक लाइक अभी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो इतना समझने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, यानी इस थ्योरी के अंदर मेन बात क्या बोली गई। सबसे पहले तो इसके अंदर ये बोला गया कि जो जरूरतें हैं वो किसी भी हायरार्की को फॉलो नहीं करती। जैसे कि मास्लो की थ्योरी के अंदर ये बोला गया था कि 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों लेवल एक ही सीक्वेंस में चलते हैं, आगे पीछे नहीं होते। लेकिन एल्डरफर ने बोला कि ऐसे नहीं होता। कभी कभी इंसान अपनी एग्जिस्टेंस नीड के ऊपर ध्यान नहीं देता और अगली नीड्स के ऊपर चला जाता है। चलिए इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है मिस कॉनिका के बारे में। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, यानी कि वो बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं और इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। अब यहाँ पर वो अपने आर्ट को आगे लाना चाहती हैं, यानी ग्रोथ नीड्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रही हैं। उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, अच्छा खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो इन एग्जिस्टेंस नीड्स के ऊपर ध्यान ना देते हुए दिन रात अपनी ग्रोथ नीड्स को पूरा करने के लिए जुटी हुई हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि कई बार इंडिविजुअल्स अपनी ग्रोथ नीड को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कंपैरेटिव टू एग्जिस्टेंस नीड्स। तो ये बात एल्डरफर ने अपनी थ्योरी के अंदर बोली कि जरूरी नहीं है कि जरूरतें एक के बाद एक ही आए। अगला कंसेप्ट जो एल्डरफर ने दिया वो था फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का। इसका मतलब ये था कि जब इंसान हायर लेवल नीड के ऊपर जाना चाहता है लेकिन उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो वो अपने आप को पीछे ले जाता है
और ऑलरेडी सेटिस्फाई हुई जरूरत के ऊपर दोबारा से काम करने लग जाता है। इस पॉइंट को भी हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझेंगे। एग्जाम्पल है XYZ लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। जब एम्प्लॉइज एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनका प्रमोशन नहीं होता, तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती, यानी कि एम्प्लॉइज की जो ग्रोथ नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो एल्डरफर ने ये बोला कि इस केस में जो एम्प्लॉइज होंगे वो फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर उनकी ग्रोथ नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो वो रिग्रेस करते हुए दोबारा से रिलेटेडनेस नीड्स के ऊपर चले जाएंगे। अपने साथ काम करते हुए लोगों के साथ ज्यादा दोस्ती बनाएंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे और बातें करते रहेंगे। इस तरीके से वो रिलेटेडनेस नीड से पीछे गए और एक दूसरे के साथ बातों में लग गए। ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया। तो एक मैनेजर को चाहिए कि वो इसके ऊपर ध्यान दे ताकि एम्प्लॉइज जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन में ना आए, उन्हें ग्रोथ के मौके देते रहना चाहिए। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम्पल की मदद से समझ आ गए हैं तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्डरफर ने मास्लो की जो थ्योरी थी उसके ऊपर दोबारा से काम किया और रिवाइज किया उसको, लेकिन दोनों थ्योरीज के बीच में काफी ज्यादा फर्क है। सबसे पहला फर्क तो ये है कि मास्लो ने ये बोला था कि जो नीड्स हैं वो एक हायरार्की को फॉलो करती हैं, लेकिन एल्डरफर ने बोला कि नहीं, जरूरतें आगे पीछे कभी भी इंसान अपने हिसाब से पूरी करता है, यानी कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता, सिस्टम को फॉलो नहीं करता। और अगली बात आपने नोटिस की होगी कि मास्लो ने अपनी थ्योरी के अंदर कहीं पर भी रिग्रेशन की बात, फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं की। ये पॉइंट एल्डरफर ने ही ढूंढा था। इसके साथ ही अब हम आ पहुंचे हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर, यानी इस थ्योरी के अंदर क्या क्या कमियां पाई गई। सबसे पहले आपने इसके अंदर ये समझा कि इंसान की जरूरतें किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। जैसे कि हमने सीखा कि ग्रोथ नीड्स कभी कभी इंसान पहले पूरी करना चाहता है और एग्जिस्टेंस नीड्स के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन ये फिनोमिना कैसे चलता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल नीड्स को प्रायोरिटी देता है, इस बात के ऊपर कहीं पर भी एल्डरफर ने बात नहीं की। तो सबसे पहली कमी यही है इस थ्योरी की। दूसरी कमी ये है कि जैसे ये बताया गया कि फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन की इम्प्लीकेशंस हैं, और हमने एग्जाम्पल में ये भी सुना कि जब एम्प्लॉइज की ग्रोथ नीड्स पूरी नहीं हुई तो वो पीछे चल पड़े और रिलेटेडनेस नीड्स के ऊपर काम करने लग गए। तो इस केस में उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी उनकी परफॉर्मेंस खराब होने लग जाएगी, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रिंसिपल को कैसे ठीक करना है कंपनी के अंदर, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कैसे और क्यों होता है और उसका हल क्या है, इसके ऊपर भी एल्डरफर ने कोई जवाब ढूंढ के नहीं दिया। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे और एक नई मोटिवेशन की थ्योरी को सीखेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो मिलते हैं बहुत जल्द। दिस इज मी मीनाक्षी बजाज, wishing you all the best for your future.